ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस का 3rd चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देख लो, अब हमारा चालू है बियॉन्ड फोर्स। अब बियॉन्ड फोर्स क्या होता है देख लो। तो टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली, यानी कि एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो और उसका जो लीड होगी उसे टाइटली फिक्स कर दो। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी इट विल फ्लोट ऑन वाटर, ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर। ए मेन है ट्राई एंड पुश इनटू द वाटर। अब इस बॉटल को क्या कर दो, आप ट्राई कर दो नीचे ऐसे दबाने का, तो ए नीचे जाती है क्या, ये हमें देखना है। इवन व्हेन pushed it continues to float. This experiment can also be done with plastic hollow ball. प्लास्टिक का जो टेनिस का बॉल होता है हॉलो, उसके बारे में भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसे डुबाने की कोशिश कर दो आप, ये नीचे डूबेगा नहीं। Now fill the bottle with water to the fullest capacity and close the lid. अब एक बॉटल पूरी भर दो और अब इसे इसके ऊपर रख दो। ये क्या हो जाएगी, आप नीचे जाएगी। As released in the water, the bottle will float inside the water. Why does this happen? कहा जाती है नीचे और यहाँ बीच में कहीं तो ये फ्लोट करेगी, पूरा बॉटम को नहीं जाएगी। बॉटल कहाँ हो जाएगी, बीच में कहीं तो रुक जाएगी। Why does this happen? ये क्यों हुआ, तो देख लो। The empty plastic bottle float on surface of water. On the contrary, the bottle full of water float inside the water but does not go to bottom. यानी कि empty bottle ऊपर रहेगी, पूरी भरी हुई बॉटल इस बीच वाले पोर्शन में कहीं तो फ्लोट होगी मगर बॉटम को नहीं जाएगी। क्यों अब ये हुआ, तो देख लो। The weight of the empty bottle is negligible as compared to the weight of the water inside. यानी कि कैसा है देख लो, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल का वेट निग्लेजिबल बहुत ही कम है, एज कंपेयर टू किससे कंपेयर करना है हमें, वेट ऑफ द वाटर इनसाइड, अंदर वाले वाटर का वजन ज्यादा रहेगा बॉटल से। सच अ बॉटल विथ वाटर नाइदर फ्लोट्स ऑन द सरफेस नॉर डज गो टू द बॉटम। और ऐसी बॉटल पूरी तरह से बॉटम को नहीं जाती और ऊपर भी नहीं रहती, इन बिटवीन यहाँ कहीं तो फ्लोट करेगी। दिस मीन्स दैट फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पर देख लो इस बॉटल पे नीचे क्या है, एफजी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्ट हैव बीन बैलेंस्ड बाय अपोजिंग फोर्स। ए ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी फोर्स ने बैलेंस किया है और इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगी तो दूसरी जो फोर्स है वो ऊपर होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे Fg लिखा, तो ऊपर होने वाली फोर्स होती है उसे हम कहते हैं Fb, दैट इज बियॉन्ड फोर्स। इसे क्या कहेंगे, बियॉन्ड फोर्स। दिस फोर्स मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। और एक किससे, किसकी फोर्स है, तो वाटर सराउंडिंग बाय द बॉटल, बॉटल के आसपास वाले वाटर की वजह से ए होगी। नेक्स्ट है देख लो, द अपवर्ड यानी कि बियॉन्ड फोर्स का डेफिनेशन देख लो। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर में होना चाहिए और अदर फ्लूइड में होना चाहिए और गैस, इज कॉल्ड एज बियॉन्ड फोर्स। यानी कि बियॉन्ड फोर्स किसमें होगी, सिर्फ वाटर, गैस और फ्लूइड में, इन तीनों में भी बियॉन्ड फोर्स रहेगी। हो गया क्लियर। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देख लो। While pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears weightless than when it is pulled out of water. Why? यानी कि जब हम नीचे बकेट को डालते हैं तो वेटलेस होती है, मगर जब बकेट बाहर आती है तो उसका वजन जाता रहता है। क्यों होता है, तो उसका आंसर है बियॉन्ड फोर्स। आगे देख लो क्या है। An iron nail sinks in water, but why does massive steel ship floats on it?
यानी कि एक छोटा सा कील होगा वो वाटर में नीचे जाएगा, मगर इतनी बड़ी जो मैसिव स्टील की शिप होती है वो कैसे पानी पर तैरती है? इसका आंसर भी बियॉन्ड फोर्स ही है। देख लो कैसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिप इन लिक्विड, जैसे हम लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट डीप करते हैं तो बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन इट एंड हेंस इट अपीयर्स दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड। जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो बियॉन्ड फोर्स उस पर एक्ट होती है और उसके वजह से उसका वजन हमें कम लगता है। इट बिकम, और इसका आगे वाला जो थोड़ा हिस्सा बताता हूं, तो शिप का जो ऐसा पोर्शन होता है, आपकी शिप कैसी होगी देख लो, ऐसा है, तो शिप का ए वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, वाटर को इजीली सेपरेट करता है और बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगती है यहाँ पर, तो इसके वजह से वाटर पे शिप इजीली फ्लोट कर सकती। नेक्स्ट है देख लो, इट बिकम इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन द फ्रेश वाटर। सी वाटर में हमें इजीली स्विम करना आता है रेदर देन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जो नदी कैनल का पानी होता है उसमें हमें परेशानी होगी स्विम करने में, मगर सी में इजीली हम स्विम कर सकते। अब क्यों? तो दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाई। इसकी डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाई, क्योंकि सी में होता है सॉल्ट और सॉल्ट की वजह से सी की डेंसिटी ज्यादा होती है देन हाई डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर के डेंसिटी से, ड्यू टू द सॉल्ट डिजॉल्व इन सी वाटर। इन दिस बुक यू हैव सीन द लेमन सिंक्स इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर। क्या होता है, एक ग्लास ले लो, उसमें पानी भर दो और अब अगर आप एक लेमन डालोगे तो वो लेमन नीचे चला जाएगा। अब लेमन को बाहर निकालो, नहीं तो वैसे चलो वैसे ही रहने दो, सिर्फ वाटर में आप अब सॉल्ट ऐड कर दो, सॉल्ट ऐड कर दो और सॉल्ट ऐड करने के बाद उसे स्टीयर कर दो, यानी कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो अपने आप व्हेन वी स्टीयर इन 2 spoons of salt in water, the salty water, the beyond force exit and the gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा बियॉन्ड फोर्स होती है और इसके वजह से जो लेमन सिंक हुआ होता है, जो नीचे गया होता है, वो तैरने लगता है उसी पानी में। तो इसके वजह से हमें मालूम हुआ दो फैक्टर्स, beyond force depend on two factors, that is first one is volume, second one is density। तो वॉल्यूम के बारे में देख लो, the beyond force is more if the volume of the dipping object is more। क्या है देख लो, FB is more if volume is more, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बियॉन्ड फोर्स भी बढ़ जाएगी। सेम डेंसिटी के लिए है, मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर द फोर्स ऑफ बियॉन्ड फोर्स। वैसे ही डेंसिटी के लिए ही भी है, डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बियॉन्ड फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे हमें दिया है देख लो कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, कब ऑब्जेक्ट सिंक होगा और कब ऑब्जेक्ट इन बिटवीन रहेगा। तो फर्स्ट वन है देख लो, क्या है फर्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। कब होगा फ्लोट, तो बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। देख लो क्या है फ्लोट के लिए, बियॉन्ड फोर्स ग्रेटर देन वेट, वेट से ज्यादा चाहिए बियॉन्ड फोर्स। सेकेंड वन है सिंक, सिंक कब होगी, इसके उल्टा, जब बियॉन्ड फोर्स कम होगी वेट से। और फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, जब बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट। अब ये तीन कंडीशन है फ्लोटिंग के लिए, सिंक के लिए और इन बिटवीन रहने के लिए। अब आगे वाला हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हमने साइंस में 7th स्टैंडर्ड में भी देखा है, आर्किमिडीज प्रूफ। तो देख लो क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Now hold the take to a long rubber band and cut it at the one point।
लॉन्ग रबर बैंड लिया, उसको एक तरफ से काट दिया, तो ये स्ट्रेट स्ट्रिंग के तरह स्ट्रेट हो गया। एट वन ऑफ इट्स एंड टाई अ क्लीन वॉश स्टोन और 50 ग्राम वेट एज शोन इन द फिगर। एक छोटा सा पत्थर नहीं तो 50 ग्राम का वेट लगा दो। नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर। यानी कि अब ऐसे हमने ये तो इसी हाइट से नीचे डाला, तो यहाँ पर हमें इस हाइट पे मार्क करना है कि इतना स्ट्रेच हो रहा था। देन कीप द स्टोन हैंगिंग इन एयर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। ये लेंथ मोल गिनने हमें कितनी होगी मेजर करना है। नाउ टेक अ वाटर इन अ पॉट। अब इस पॉट में वाटर ले लो एंड होल्ड द रबर बैंड एट सच हाइट दैट द स्टोन सिंक इन। ऐसे हाइट पे पकड़ो कि वाटर क्या होगा, सिंक होगा। अगेन मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड अप टू द मार्क। अब वापिस क्या करो, मार्क तक की लेंथ आप मेजर करो रबर बैंड की। व्हाट इज ऑब्जर्व, यहां पर देख लो ज्यादा है लेंथ और यहां पर कम है। दिस लेंथ इज शॉर्टर देन अर्लियर लेंथ। ए वाली जो लेंथ है इस अर्लियर लेंथ से छोटी है। while dipping the stone in the water में डालने के बाद रबर की लेंथ कम हो गई। लेंथ ऑफ स्ट्रेच रबर गेट स्लोली रिड्यूस्ड एट मिनिमम व्हेन इट सिंक द कंप्लीटली। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे पानी में डुबोएंगे वैसे ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कम होती जाएगी और जब कंप्लीट ए सिंक हो जाएगा तब सबसे मिनिमम लेंथ रहेगी इस रबर बैंड की। What could be the reason for shorter length? अब क्यों हमारी रबर बैंड की लेंथ कम हो गई? When the stone is sunk in water, the buoyant force act on in the upward direction. जब स्टोन सिंक करता है, नीचे जाता है पानी में, तो buoyant force तो अपवर्ड एक्ट होगी। The weight of the stone acts downward. वेट नीचे है, buoyant force ऊपर जा रही है। देख लो यहां पर वेट नीचे है, buoyant force ऊपर एक्ट हो रही है। Therefore, the force which acts in the downward direction is effectively reduced. तो नीचे जाने वाली फोर्स इफेक्टिवली रिड्यूस, क्योंकि नीचे से ऊपर कौन तो ढकल रहा है उसे। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स? फिर ए मैग्नीट्यूड यानी कि कितनी buoyant फोर्स लग रही है। इज इट द सेम फॉर ऑल लिक्विड्स? सभी लिक्विड्स के लिए ए सेम है क्या? Is the buoyant force is equal in magnitude for all objects? सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए buoyant force सेम होती है। The answer to this question are embodied in Archimedes principle. यानी कि embodied यानी कि included, इस Archimedes principle में सब इस आंसर इंक्लूड है। देख लो, when an object is partially or fully immersed in fluid, fluid में अगर हम partially यानी कि थोड़ा सा नहीं तो fully पूरी तरह से कौन सा ऑब्जेक्ट डुबाएंगे तो a force of buoyancy act in upward direction. buoyant force upward direction में act करेगी। This is the force equal to the weight of the fluid displaced by the object. और a force equal होगी किससे, तो weight of the fluid से। यानी कि जितना ज्यादा वेट रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा फ्लूइड। कितनी रहेगी एफबी, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट। इसीलिए देख लो, नेल कम पानी डिस्प्लेस करता है इसलिए सिंक होता है। वही अगर शिप होगी तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती है, इसके वजह से सिंक नहीं होती, डूबती नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ टू साइंटिस्ट। आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन विद शार्प इंटेलिजेंस। यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट होशियार ग्रीक देश के
साइंटिस्ट यानी कि साइंस में काम करने वाले और मैथमेटिशियन यानी कि मैथ्स के फील्ड में काम करने वाले बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। ही फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई यानी कि अब हम जब 7th स्टैंडर्ड में हमें सरकमफरेंस निकालना होता था तो उस वक्त हम 2 पाई आर ऐसा फॉर्मूला नहीं तो पाई डी ऐसा फॉर्मूला यूज करते थे। वही पाई की वैल्यू दैट इज 3.14 बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्होंने ढूंढी। हिज नॉलेज ऑफ लीवर पुली व्हील्स इन फिजिक्स वाज वेरी यूजफुल टू द ग्रीक आर्मी इन फाइटिंग अगेंस्ट रोमन आर्मी। ग्रीक और रोमन का जब युद्ध होता था तो उस युद्ध में इनके इंटेलिजेंस का बहुत सारा फायदा हुआ ग्रीक आर्मी को। He became famous due to his work in geometry and mechanics. मैकेनिक्स और ज्योमेट्री सब्जेक्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflow water. जब एक बाथटब में बात कर रहे थे यानी कि नहा रहे थे तब उन्हें ओवरफ्लोइंग वाटर यानी कि बाथटब में जो जब वो अंदर गए तो बाहर कुछ पानी आया तो उसके वजह से उनको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ज्ञान हुआ। ही केम आउट इन द सेम स्टेट, वैसे ही बाथटब के उसी पोजीशन से उसी स्टेट से वो भागते भागते बाहर आ गए शाउटिंग यूरेका। यूरेका मींस ग्रीक में यूरेका का मींस मतलब होता है आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। The use of Archimedes principle is very wide. This principle has been used in the construction of ship and submarine. Ship submarine बनाने वक्त एक पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। The instruments such as lactometer, hygrometer are based on this principle. और लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसी प्रिंसिपल के आधार पर होते हैं। लास्ट पॉइंट है देख लो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी यानी कि याद रखना है हमें व्हाट इज अ डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? मास होता है केजी में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो इसका यूनिट बनेगा केजी पर मीटर। द प्रॉपर्टी डिस्टेंसी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस। जब हमारे जो सोना वगैरह होता है उनकी प्यूरिटी किस पे डिपेंड होती है, तो वहां पर उस सोने की डेंसिटी चेक की जाती है, उसके ऊपर उसका हमें प्यूरिटी नजर आती है चेक करने के लिए। आगे वाला है द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है देख लो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस WRT मींस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। कुछ रिलेटिव डेंसिटी हमेशा किसके साथ होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन। दिस being a ratio of two equal physical quantity, it has no unit. इसको रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस में होगी? केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की किस में होगी? केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब केजी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी की सिर्फ वैल्यू आएगी 0.6, 1.0 ऐसे कुछ। और रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। अब इसमें आगे आपको 21 पेज और 22 पेज पे न्यूमेरिकल्स दिए, वो सारे मैं बोर्ड्स पर सिखाऊंगा अगले पार्ट में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye.